नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में लौट कर आ सकती है। क्या इस सर्वे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को झटका लगा है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस में उठापटक को लेकर गुलाम नबी आजाद के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बम फोड़ा है और राहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, लुटेरों का सरगना निकला भारतीय जनता पार्टी का नेता। भाजपा नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी क्या सत्ता में लौट कर आएगी या फिर सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बचे हुए 3.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापिस आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सहित छोटी बड़ी पार्टियां भी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां चुनाव के लिए लगभग पूरी कर ली हैं। इससे अब माना जा रहा है कि सभी सीटों पर उपचुनाव अक्टूबर में कराए जा सकते हैं। इसी उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर और भी तेज हो गया है। जहां एक तरफ 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा ठोका है। लेकिन मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव ही यह तय करेगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सरकार बरकरार रहती है या फिर कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौट कर आएगी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जहां निजी एजेंसियों से सर्वे कराकर हर तरीके का आकलन करने में जुटी हुई है। प्रदेश में इस बार 27 सीटों पर होने वाले कांटे के मुकाबले में हार जीत को लेकर दावे अभी से भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वहां का वोटर किस ओर करवट लेगा, इसका अंदाजा लगा पाना अभी भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसी बीच एक सर्वे निकलकर सामने आया है। ये सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि इसके द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक सभी 27 सीटों पर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आना बताया गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि 26 सीटों पर दल बदल कर विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी सभी 27 सीटें कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए भी इस सर्वे को जनता के सामने रखा है। ट्वीट के मुताबिक कहा गया है कि मध्य प्रदेश में होने वाले 26 सीटों में से कांग्रेस 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी और एक सीट पर कांटे का मुकाबला रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आना बताया गया है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है कि प्रदेश में 27 सीटों का उपचुनाव जल्दी कराया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के निजी एजेंसी के जरिए कराए गए सर्वे रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस सर्वे को देखते हुए 27 अगस्त को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विधानसभा सीट के प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ ने निजी एजेंसियों से मिली सर्वे रिपोर्ट को लेकर विधानसभा प्रभारियों के साथ इस बैठक में मंथन भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि इस बार उपचुनाव में 2018 के चुनाव के नतीजों को दोहराते हुए 26 सीटों पर जीत हासिल की जाए और इसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी अब काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दावा कर चुके हैं कि होने वाले उपचुनाव में 20 से 22 सीटें कांग्रेस को हासिल होंगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने 20 और 22 के आंकड़े से ऊपर जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया है और दावा किया है अपने सर्वे में कि कुल 27 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 25 सीटें जीतकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कम बैक करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के बगावत के बाद अब कांग्रेस पार्टी के पास कुल 89 सीटें बची हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 107 सीटें हैं और अन्य के पास केवल 7 सीटें हैं। हालांकि 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी 25 सीटें जीत
लेती है तो कांग्रेस के पास कुल 114 सीटें हो जाएंगी और मध्य प्रदेश में मेजोरिटी के लिए कुल 116 सीट ही चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर 25 सीटें जीत लेती है तो अन्य को मिलाकर फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कमबैक कर सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद ही यह सब कुछ साफ हो पाएगा कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कमबैक कर पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी ही बचे हुए 3.5 साल का कार्यकाल पूरा करती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी में चल रही उहापोह को लेकर अब आजाद के बाद दिग्विजय सिंह ने बम फोड़ा है। कहा पर्दे के पीछे था पार्टी पर राहुल का नियंत्रण, इसके कारण पार्टी में असंतोष बढ़ा। आपको बता दें कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी भी हलचल तेज है। पार्टी के कुछ नेताओं की चिट्ठी से कांग्रेस खेमे में जहां खलबली मची हुई थी, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 1 साल के लिए फिर से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने इस बयान से कांग्रेस की और टेंशन बढ़ सकती है। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी में जो आज असंतोष है वो एक दिन में नहीं बढ़ा है। उनका कहना है कि यह विवाद उसी दिन से बढ़ गया था जब सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन पार्टी पर उनका नियंत्रण बना रहा। उन्होंने कहा कि इसके सबूत पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति में मिलता है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन पर्दे के पीछे से पार्टी पर उनका नियंत्रण था। इसी वजह से ही पार्टी नेताओं में असंतोष बढ़ा है। उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी में असंतोष और परवान चढ़ा। दिग्विजय सिंह ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल की जगह राजीव सातव के नामांकन के लिए राहुल गांधी ने हामी भरी। इससे पार्टी में और भी नाराजगी बढ़ गई है। दिग्विजय ने सीधा सीधा कहा है कि पार्टी में बड़े असंतोष के पीछे वो है जो पर्दे के पीछे से राहुल गांधी को नियंत्रित कर रहा था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको पता है कि लुटेरों का सरगना निकला भारतीय जनता पार्टी का नेता। भाजपा नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि आगरा में हुई 6 किलो चांदी की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गिरोह के कई मेंबरों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल लोगों के ऊपर से पर्दा हटाने को लेकर पुलिस ने जिन फरार लोगों की लिस्ट जारी की है उनमें से एक नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी है। इस पूरे गैंग का सरगना यही भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है, जिसका नाम समीर अब्बास है। समीर ने अपने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर जहां बाकी लोग पकड़े गए वहीं समीर वहां से फरार हो गया। चांदी लूट का गैंगस्टर समीर अब्बास खुद को भारतीय जनता पार्टी अकलियती मोर्चा के ब्रज इलाके के सर्द के तौर पर प्रमोट कर रहा था। उसका फेसबुक अकाउंट पर भी बीजेपी के लीडरों के साथ उसकी तस्वीरें से पटा पड़ा हुआ है। आप कि आगरा में 29 जुलाई को कोठी मिला बाजार में 9 किलो की चांदी लूटी थी। पुलिस ने इस मामले में लूटी गई चांदी समेत 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि समीर अब्बास और जानी ने सभी 9 बदमाशों को लूटी गई चांदी के बंटवारे के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले वो मौके से फरार हो गया। बदमाशों को चांदी लूट से पहले रेकी कराने में भी इसी भारतीय जनता पार्टी नेता का हाथ बताया जा रहा है। समीर के साथ साथ उसी के पड़ोस का रहने वाला आमिर भी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस दोनों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान टाली गई बैंकों की ईएमआई पर ब्याज लेने से बैंकों को नहीं रोका गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईएमआई बाद में चुकाने की सहूलियत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ कारोबार पर नहीं रख सकते, आपको लोगों के दुखों का भी ख्याल रखना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत वह अधिकार प्राप्त है जिसका इस्तेमाल कर वो लोगों को टाली हुई लोन ईएमआई पर ब्याज माफ कर सकती है। लॉकडाउन के कारण उपजे भयावह हालत में ब्याज वसूलने या नहीं वसूलने का फैसला आरबीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने लॉकडाउन के कारण रोजगार छीनने से लोन वालों को राहत देने के मकसद से ईएमआई वसूलने में नरमी दिखाई है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा कि वो अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक ईएमआई नहीं भरने का ऑफर दें। हालांकि इस दौरान ग्राहकों से सामान्य दर ब्याज वसूलने की भी अनुमति बैंकों को दी गई है। आरबीआई की इस नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोन पीरियड के दौरान ब्याज माफ किए जाने की मांग रखी गई।
गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से सुनवाई को बार बार टालने की मांग की जा रही है। अभी तक कोई भी हलफनामा नहीं दाखिल किया गया है, ना तो SBI ना ही RBI ने कुछ कहा है। इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से कहा है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर RBI के फैसले की आड़ ले रही है, जबकि उसके पास आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह फैसला लेने का पर्याप्त शक्ति है कि बैंकों को डिफर्ड EMI पर मोरेटोरियम पीरियड में जमा हुए ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोका जाए। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और ब्याज माफी पर 7 दिन में स्थिति साफ करने को कहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक काम करते हैं तो पार्टी में चल रहे संकट का हल निकल सकता है। आपको कांग्रेस में जारी घमासान के बीच कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात की ओर इशारा किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी नेताओं से मिलना शुरू करते हैं तो 50% समस्या का हल हो जाएगा। उनका कहना है कि कांग्रेस का नेतृत्व अगर गांधी परिवार के हाथ में नहीं रहेगा तो पार्टी जीवित नहीं रहेगी। पार्टी को बचाए रखने के लिए अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होना चाहिए। अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहती हैं तो राहुल या प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए। आपको देखें, इससे पहले कांग्रेस में हमेशा के लिए अध्यक्ष एवं सामूहिक नेतृत्व की पैरवी करने वाले सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि यह किसी पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है, जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। ट्वीट करते हुए लिखा था, यह पद के लिए नहीं है, यह मेरे देश के लिए है, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने यह टिप्पणी उस समय की थी जब एक दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक राहुल गांधी की एक कथित आरोप को लेकर सिब्बल और गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में सिब्बल ने खुद कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें सूचित किया कि उनके हवाले से जो कहा गया वो सही नहीं है और ऐसे में वो अपना पहला ट्वीट वापस लेते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको पता है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अभी तबीयत कैसी है, इसको लेकर हॉस्पिटल ने जानकारी दी है। आपको पता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब भी गहरे कोमा में है और जीवन रक्षा प्रणाली यानी वेंटिलेटर पर है। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने यह जानकारी दी है कि 84 वर्षीय मुखर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया है कि अब भी वह वेंटिलेटर पे हैं। हॉस्पिटल ने बताया कि मुखर्जी को जब भर्ती कराया गया था तभी वो कोरोना यानी कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। अस्पताल ने एक बयान में कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का फेफड़े में संक्रमण का इलाज जारी है। कल से उनके गुर्दे में भी थोड़ी दिक्कत आ रही, वो अब भी गहरे कोमा में है और वेंटिलेटर प्रणाली पर ही है। आप पता है कि 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी थी कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का भी जम गया था, उसे निकालने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी की गई। इसके बाद से ही प्रणब मुखर्जी लाइव वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, NCERT किताब घोटाले की CBI जांच को लेकर कांग्रेस ने बड़ी मांग की है। आप बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में 3 दिन पहले STF द्वारा की गई भारी मात्रा में NCERT की नकली किताबों की खुलासे को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने NCERT की फर्जी किताबों के मामले को लेकर कमिश्नरी पर प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने नारेबाजी भी की है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस ने कहा है कि मेरठ में NCERT की किताबें छापने का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी शामिल रहे हैं। इस पूरे कांड की CBI जांच कराने की भी कांग्रेस ने मांग की है। साथ ही इस कांड से जुड़े प्रत्येक भाजपा नेता की संपत्ति की भी जांच करने के लिए CBI की मांग की है। कहा है कि इस पूरे कांड में भाजपा के कैंट विधायक के संरक्षण की भूमिका सामने आ रही है। उनका कहना है कि कैंट विधायक नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे। भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस किताब घोटाले की जांच सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए, जिससे सच सामने आ सके। वहीं इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन में NCERT की नकली किताबों के प्रकरण में शामिल भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर रासुका लगाए जाने और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है।